गुड मॉर्निंग। जय सीएलसी। तो आज फिर आपका स्वागत है गुरुनिधि फिजिक्स पार्ट 17 में। मैं किशोर शेखावत और मेरे साथ हैं सोलंकी सर। तो आज हम लोग वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकंड पार्ट वो करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसमें अपने बेसिक एसएम और एनर्जी का पार्ट है वो डिस्कस किया था। अब उसके बाद जो आपका सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग पेंडुलम है या और भी जो आपके पेंडुलम है जहां पे आपको टाइम पीरियड वगैरह निकालने पड़ेंगे, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो सर जी आप बताएं कुछ इसके बारे में। देखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करेंगे, नीट एग्जाम या जेईई मेंस के एग्जाम की बात करेंगे तो ऐसा कोई ईयर नहीं गया जहां से सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्रॉब्लम नहीं पूछी गई। या तो बेसिक से पूछी जाएगी या फिर पेंडुलम से पूछी जाएगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यहाँ से आनी है और इजी प्रॉब्लम आती है। अगर आप ढंग से थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नीट में तो हमेशा करेक्ट होगी। अप्रोचेबल चैप्टर है, अप्रोचेबल प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी, तो स्टार्ट करें अपन। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है वो है सिंपल पेंडुलम से है। तो सिंपल पेंडुलम की जो बेसिक जानकारी पहले अपन एक बार देख लेते हैं, ताकि जो इसके क्वेश्चन जो आपके 1 से लेकर कुछ 5 क्वेश्चन है वो तुरंत आपके हो जाएंगे। जैसे आप देखें, मान लो मैं एक पेज खाली कर लेता हूं आपके लिए कि ये मान लो मेरे पास कोई एक रिजिड सपोर्ट है और मैंने यहां से किसी एक बहुत ही हल्की मासलेस स्ट्रिंग, जो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली पर हम एज्यूम करते हैं, और उससे बहुत ही हैवी, तो मासलेस स्ट्रिंग जो पॉसिबल नहीं है, बहुत हैवी एक बहुत छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा एक हमारे पास मान लो कोई बॉब है या एक मान लो उसको दोलक बोलते हैं अपन, इसको अपन यहां बांध दें। अब इसमें बहुत छोटा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है। अब मान लो हमारे पास ये इसकी लेंथ है वो स्मॉल एल कह दूं, इसको मैं एक बार बड़ा मान लो इस तरह से यूं, तब इसमें ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है कि एल इफेक्टिव जो हुआ करता है वो आपका है स्मॉल एल प्लस आर। एल इफेक्टिव पे ही डिपेंड करेगा। अब ज्यादा इससे अपन बहस ना करते हुए सीधे सी बात करें तो एक तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई रूट ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन जी। जी भी जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव लेते हैं, जी भी जी इफेक्टिव लेंगे अपन। अब वो अलग अलग केसेस में है, वो अपन बाद में क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे बात करते जाएंगे। और मोस्टली जैसे मान लो जी इफेक्टिव की बात करता हूं तो जी इफेक्टिव के केस इफेक्टिव जब होंगे जब अपन इस पेंडुलम के पूरे सिस्टम को किसी लिफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर दें, है ना। तो लिफ्ट के अंदर ट्रांसफर करने के पश्चात जी इफेक्टिव मोस्टली आपका या तो जी प्लस ए होगा या फिर कितना जी माइनस ए, जी माइनस ए होगा। अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है, उस केस में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वहां पे ए आपका कितना जीरो होगा, ओनली जी इफेक्टिव आपका जी बन जाएगा। परंतु अगर वो लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है तो ध्यान रखिए ऊपर होने पे शैडो फोर्स आपका नीचे होगा, जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, उस केस में जी प्लस ए आएगा, और नीचे मोशन हो रहा तो कितना जी माइनस ए आएगा। इसमें बच्चे ध्यान कर सकते हैं, एक तो अप है एक आपका है डाउन। आपका लास्ट वर्ड क्या है, पी से मतलब पॉजिटिव और डाउन का मतलब एन से मतलब हो गया आपका नेगेटिव। इस तरह से बच्चे इसको आसानी से काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ध्यान कर लो, ये लिफ्ट के केस में क्वेश्चन आए तो आप इसमें जी इफेक्टिव को बदल लेंगे। सेकंड थिंग देखो, हमारे पास एल इफेक्टिव है तो अपन ने कहा कि एल इफेक्टिव हमारे पास कितना एल प्लस आर। तो हम मान लो मैं इस बॉब के स्थान पर कोई दूसरा सेम मास का अगर यहां ट्रांसफर कर दूं तो वहां आपको ध्यान रखना है कि एल इफेक्टिव बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अपने सेम रेडियस की कोई दो बॉडी थी, एक हल्की बॉडी है एक भारी बॉडी, उनको अपन यहां रिप्लेस करते हैं। तो आप जानते हैं यहां पर कि जो टी है, ये टी जो है उसकी डिपेंडेंस में ओनली किसका है, एल का रोल और जी इफेक्टिव का है। आप जानते हैं टी है वो किसी दोलक जो है या ऑसिलेटर है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास कम है चाहे ज्यादा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एल इफेक्टिव पे आपकी नजर रहनी चाहिए। फिर देखो, अगर और आप बात करेंगे तो क्वेश्चन इसमें परसेंटेज चेंज के वगैरह आ जाए तो टी प्रोपोर्शनल हमारे पास कितना आ गया, टी प्रोपोर्शनल रूट एल हो गया। इसमें मालूम करता हूं इसमें टी डेस अपॉन टी, तो आपका हो गया रूट एल डेस अपॉन एल। इसे फिर एल डेस डेस किस प्रकार से उनको लेकर अपन क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अपन आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, वापस आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपका देखो है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद ए हैवी मेटल bob of diameter 5 mm is t. If now the bob is replaced by another one having diameter 10 mm, the new time period will be. तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बन गया। देखो यहाँ पर कि मान लो ये हमारे पास था एल लेंथ का कोई सिंपल पेंडुलम,
और यहां हमने एक कोई बॉब लटका रखा है जिसकी रेडियस हमारे पास है कितनी 5 मिलीमीटर। ऐसे में इसकी एल इफेक्टिव क्या हो गया स्मॉल एल प्लस 5। पर आपने अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल हमने इसको रिप्लेस करा किससे 10 मिलीमीटर के दूसरे बॉब से, और ऐसे में देखो इसकी एल इफेक्टिव क्या होगी इंक्रीज। ठीक है, और एल इफेक्टिव इंक्रीज होने से आपको मालूम है यहाँ पे टाइम पीरियड क्या पहले से कुछ ज्यादा आ जाएगा, विल बी इंक्रीज्ड। अब टाइम पीरियड का बढ़ना मतलब स्लो हो गया, ये क्या हुआ स्लो, फास्ट नहीं हुआ है, स्लो हो गया। ये पेंडुलम कम रेट से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, इस टाइम पीरियड का आपका बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। साथ में देखो इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी थीम पे अपन ने सेट कर रखा था, आप ध्यान करेंगे उस अगले क्वेश्चन में। तो वहां देखिए क्वेश्चन क्या है कि the time period of a simple pendulum with a heavy metal bob of diameter 5 millimeter and mass 10 gram is t if now the bob is replaced by another one having diameter 5। आप देखो यहाँ पर डायमीटर अपन ने सेम रखा है पर मास अपन ने बदल दिया। तो आपको भी मैंने बताया था कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी आपका क्या रहेगा टी कांस्टेंट। एल इफेक्टिव यहाँ पे क्या रहेगी कांस्टेंट है, तो दोनों केस में 5 मिलीमीटर होगी, इसलिए मास के ऊपर इसका डिपेंडेंस नहीं होगा। तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हो फर्स्ट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अब आप आंसर अपना क्वेश्चन सिंपल सा देखो, बता दूं पढ़ दूं मैं। ए सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए टाइम पीरियड t if the length of the pendulum is this then percentage change in period of pendulum will be। तो सर आप इसमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमें मिला था Yes. आप लेंगे t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन g। यहाँ पे l को चेंज किया, दैट इज हम क्या बोलेंगे t इज दैट्स इक्वल्स टू और रूट l वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, आप लेंगे t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ l डैश अपॉन में l। एल डैश को आपने कितना बढ़ा दिया है 21% इंक्रीज किया, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे इनिशियल की 21% इंक्रीज हो गई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ हम कहेंगे 1.21 एल अपॉन में एल आपको मिल जाएगी। यस एल से एल कैंसिल आउट कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे जो मिला है क्या मिला देख लीजिएगा, आप कहेंगे टी डैश अपॉन टी जो मिला है वो मिलेगा रूट ऑफ क्या बोलेंगे 121 अपॉन 100 121 अपॉन में 100। इसी को सोल्व करेंगे तो मुझे जो यहाँ से मिला है आप कहेंगे 11/10। परसेंटेज चेंज पूछा है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे -1 ऑफ बोथ साइड, -1 ऑफ बोथ साइड। तो आप कहेंगे चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टी मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा 1/10 मल्टीप्लाई 100%। तो यहां से आप देखेंगे तो मुझे जो मिला है टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज्ड 10%। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो 10% इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सर इसमें मैं एक चीज और बच्चों के लिए शेयर करूं, देखो कि जहां पर भी परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं तो एक मेरा बहुत ही ट्रिकी इसमें एक तरीका रहता है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन को देखा तो t प्रोपोर्शनल तो हमारे पास आ गया रूट l। अगर मैं इसको लिखूं t डेस अपॉन t तो ये बन गया देखो l डेस अपॉन l। ओके, तो अब यहीं से आपको अप्रोच शुरू कर देनी है, एक ही स्टेप में आपका आंसर कैसे लाते हैं उसको देखें आप। उसके लिए क्या करें, देखो जहां पर भी चाहे डिपेंडेंस 1 पे हो चाहे सर 2 पे हो, 2 पे हो, आपकी डिपेंडेंस मान लो 2 पे है, 3 क्वांटिटी भी कैसे भी हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जहां आपका था ना इनिशियल उसको 100 मान लो। तो जैसे मान लो मैं यहां इसको ये t और मेरे पास l है तो दोनों को चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये मेरे पास t था तो t डेज अपॉन 100 इज इक्वल टू ये मेरे पास देखो जो इनिशियल था वो मेरे 100 एज्यूम कर लिया। अब इसके 100 होने पर l डेज कितना हो, आपने कहा कि 21% बढ़ा दिया तो हो चुका आपका 121। अब देखो इसको ऐसे करने पे 11 अपॉन के मेरे 10 आ गया, इसको उड़ा दो यहां से तो कितना हो गया, तो t डेज मेरे पास हो चुका है 110। बस अब हमने t कितना माना था 100, तो t अपने 100 माना था, t डेज कितना हो गया 110, तो बड़ी कितनी वर्दी कितनी होगी 10% होगी। तो अब इसी से एक स्टेप से इसको कर सकते हैं। बाकी जो अच्छा बच्चा होता है 11th वाला है या टारगेट बच्चा है वो दोनों तरह से इसको देखें, अच्छे से उसको करें ताकि उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट में। तो अपना क्वेश्चन हो गया 38।
9। तो यहाँ क्वेश्चन देखो सिंपल अपने बात की थी, वही एल इफेक्ट का केस हो गया। तो ये कह रहा है कि ए चिंपैंजी स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन ए सिटिंग पोजीशन स्टैंड्स अप सडनली द टाइम पीरियड विल बी। तो सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास अपवर्ड से अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड से एल इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, एल इफेक्टिव डिक्रीज होने से टाइम पीरियड आपने का विल बी डिक्रीज। बिल्कुल सिंपल सा केस। यानी आप इस तरह से कोई झूला था, उसमें पहले मान लो बैठे थे और खड़े हो गए। जैसे बैठे थे, इसका सेंटर मास यहाँ था, इसकी एल इफेक्टिव आपकी ये रही होगी। फिर जैसे ही अपने आप को स्टैंडिंग मोड में करेगा तो सेंटर मास राइज करेगा तो इसकी एल इफेक्टिव डिक्रीज, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि एल पे रूट एल पे प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। क्वेश्चन आपका है 40। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। दो सिंपल पेंडुलम है, उनकी डायरेक्ट अपने को फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो आप पूछा उनकी लंबाई का अनुपात कितना है। तो इसको तो मैं ऐसे तुरंत बता दूं, तो टी प्रोपोर्शनल 1/f होता है, तो इक्वली होता है प्रोपोर्शनल आपका क्या था रूट एल बाई जी, तो एल। तो फ्रीक्वेंसी पे इसकी डिपेंडेंस किस तरह से होगी 1/√l। तो डायरेक्टली अपने उसको देखें तो f1/f2 बराबर हो गया रूट ऑफ ये L2/L1। और L हमारे पास क्या थी भाई 2:3, तो 3:2 हो गया क्या। अच्छा ओहो लंबाई से पूछा है, यस यस, t बराबर हमारा है 1/f जो है 2π√L/z। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमको दे रखा है, लेंथ का अपन से पूछा है, इसका अपन स्क्वायर कर चेक करेंगे तो लेंथ का प्रोपोर्शन हो गया 1/f²। तो लेंथ L1/L2 बराबर हो जाएगा, सॉरी ये आपका L2/L1 का, फिर गलती कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया आपका F2/F1 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या था 3 तो 3:2, 3/2 इसका स्क्वायर, तो 9/4। तो लेंथ का रेशियो कितना होगा 9/4। तो आंसर कौन सा हो गया फोर्थ। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। तो ये तो अपन अभी बात की थी सर, है ना, जी इफेक्टिव लेना होगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ कैसी मोशन हो रही है, नीचे जा रही है, तो जी इफेक्टिव तो जी माइनस ए आ जाएगा। तो जी माइनस ए हो जाएगा, तो आपका जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा, जी माइनस का जी/3 यानी जी/3। बस तो क्वेश्चन आपका बन गया। तो t इक्वल टू 2π और रूट L अपॉन जी इफेक्टिव जो कि है कितना 2g/3। 3 को आप ऊपर ले जाएं तो अपना आंसर कितना 2π√3L/2g 3L/2g थर्ड ऑप्शन हो गया। ये शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देकर के ढंग से तैयार करना चाहिए। बाकी इसमें कोई बदलाव आपने करा नहीं है। एल इफेक्टिव आपकी कांस्टेंट है, जी इफेक्टिव आपने यहाँ पर चेंज किया है, तो उस बेस पे आपका क्वेश्चन आंसर क्या कर देगा थर्ड। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन 42। तो सर आप इसमें देखें क्वेश्चन को क्या कर रहा है। बिल्कुल, आप आ जाएं इधर, लैंग्वेज लंबी है इसकी। हाँ, a simple pendulum is set up in a trolley which moves to the right with a acceleration on a horizontal plane. Then the thread of pendulum in the mean position makes the angle theta with vertical. तो आप देखेंगे इसको, ऐसी प्रॉब्लम आपने बनाई है, कहाँ पे बनाई, लॉज ऑफ मोशन बनाई, जहाँ पे स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली राइट डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करी। इसकी स्लिंग से आपने एक पेंडुलम को हैंग कर रखा है और पेंडुलम को हैंग करा तो ऑब्वियसली ये ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी ए एक्सीलरेशन से, तो स्यूडो पीछे की ओर आएगा और ये स्यूडो क्या करेगा, इसको पीछे की ओर शिफ्ट कर देगा, बॉब को पीछे की ओर शिफ्ट कर देगा और पीछे की ओर शिफ्ट करेगा। यहाँ से एंगल वर्टिकल के साथ पूछा गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो फोर्स जो मुझे मिला दिस वन mg मिला है और ये फोर्स आपको मिला है ma। तो tan थीटा से आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। कंपोनेंट आप 11 के स्टूडेंट तो कंपोनेंट है, टारगेट के बच्चे को कंपोनेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधे सीधे क्या बोलेगा वो कहेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो आपको मिला ma मिला है और बेस जो आपको मिला mg के इक्वल मिला। यहां से आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या बोलेंगे a अपॉन g। ये एंगल जो मेकिंग हो रहा है एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन हो रहा, पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेट हो रहा, दैट इज आप कहेंगे एंगल जो मेकिंग होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में मेकिंग होगा।
तो इसका आंसर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स a by g इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में नहीं होगा, आप पेंगे tan इनवर्स a by g इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसका हमें करेक्ट मिलेगा। स्यूडो का कंसेप्ट है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में। 43 का क्वेश्चन सिंपल एल इफेक्टिव का है। ये प्यारी प्रॉब्लम है, जेई में पूछी गई है, बिल्कुल। बहुत पहले पूछी गई थी, उसी प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके बताया हम लोगों ने। तो यहाँ पे अपने देखा क्वेश्चन क्या था, पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम whose bob is a hollow metallic sphere is t। तो पहले केस में तो मेटेलिक स्फीयर है पर होलो है, और ऐसे में इसका सेंटर मास कहां पे होगा, इस पॉइंट पे। दूसरे केस में आते हैं, द पीरियड इज t1 व्हेन द बॉब इज फिल्ड विद सैंड। इसको कंप्लीटली आपने फिल करा तभी इसका सेंटर मास इसके सेंटर पे होगा। तो होलो और सैंड से भरे दोनों केस में ऐसा होगा। अब देखो अंदर क्या है, इस मेटर पे डिपेंड नहीं करा, अगर आपने उसे फुली फिल कर रखा है तो सेंटर ऑफ मास निश्चित रूप से यहाँ पे इसका ठीक सेंटर पे होगा। तो तीनों केस में, यहां पर भी मरकरी से इसको भर रखा है, तो तीनों केस में सेंटर ऑफ मास कहां, ठीक इनके मिड में है। तो अब इसकी मान लो एल लेंथ ये है, इसकी एल लेंथ ये, एल लेंथ ये, और इसको मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर, दोनों सेम साइज के दे रखे हम लोगों को, उसी में आपने इसको भरा है। तो आप देखें इन तीन केस में तो सर मेरे हिसाब से एल इफेक्टिव सेम है, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, तो इनका टाइम पीरियड भी सेम है। अब फोर्थ जो कह रहा है उसमें क्या करा, देखो T3 when it is half filled with mercury, इसको आधा हमने भर रखा है, तो ऐसे में इसका सेंटर मास कुछ नीचे शिफ्ट होगा, एल इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, एल इफेक्टिव इंक्रीज होगा। एल इफेक्टिव के इंक्रीज होने पर अब ये इसकी लेंथ होगी और ये लेंथ इनके कंपेरेबल कैसे ज्यादा होगी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो अपना आंसर जो होना चाहिए कितना, T1 और T2 और T3 तो बराबर होंगे। T3 इसका दे रहेगा, T3 ज्यादा होगा, इसका T दे रहेगा, तो ये T1 T और T1 T2 तो बराबर होंगे, और T3 यस T3 जो होगा वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ये इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, और फोर्थ मिलेगा क्योंकि एल इफेक्टिव ओनली लास्ट केस में इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट का टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जो मेनली इसका जो बेसिक अपन क्वेश्चन देखें तो वो भी आप समझे, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई इस प्रकार से एक मटका था, इसको पानी से अपन ने भर दिया, मान लो अब पानी से भरा और नीचे अपन ने एक होल कर दिया और लगातार इससे बहुत ही ड्रॉप के रूप में पानी मान लो निकलना शुरू हो जाए, तो आप ये देखें इनिशियली इसका सेंटर मास कहां पे, सेंटर पे है, तो एल इफेक्टिव आपको मालूम है, पर जैसे ही पानी यहां से बाहर निकलना शुरू होगा तो इसके आधा खाली होने तक सेंटर मास नीचे शिफ्ट होगा, और जैसे आधा खाली होने के बाद और इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा, सेंटर मास वापस ऊपर शिफ्ट होगा। तो अब देखो सेंटर मास पहले नीचे शिफ्ट हुआ तो एल इफेक्टिव बढ़ी, फिर और पानी यहां से बाहर निकला, और अपन जानते जैसे ही पूरा का पूरा खाली होगा सेंटर मास वापस इसके सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर पे आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे एल इफेक्टिव पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, ये तो है ना। अब एल इफेक्टिव पहले बढ़ने से और फिर घटने से, और पहले की कंडीशन और लास्ट की अपन चेक करेंगे तो पूरे भरे का टाइम पीरियड और पूरे खाली का सेम रहा, और पहले क्या फिर बढ़ा मैक्सिमम के, फिर वापस से घट गया, घटकर इनिशियल के बराबर आ गया, बिल्कुल इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम नीट के बच्चों के काम हो सकती है, प्यारी प्रॉब्लम, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसको बच्चे कर लेंगे। बढ़े आगे सर जी, ओके। तो अपन पहुंचे क्वेश्चन 44 पे। तो ये क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें देखो एक क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड टी इन वैक्यूम, इट्स टाइम पीरियड व्हेन इट्स कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब इज। तो इसको देखो मैं एक सिंपल वे से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो जब भी, एक तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी हम किसी भी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उस केस में जो बॉडी आपने इमर्स करी है उस पर कितना जी इफेक्टिव लगता है वो सबसे पहले हमको फाइंड करना आना चाहिए, और वो होता है z × 1 - 1 अपॉन स्मॉल r। ये आपको याद करना उसको, जहां पे r है क्या, r यहां पर है रिलेटिव डेंसिटी, जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी बॉडी या बॉब अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो यहां पे मोस्टली वाटर या कोई लिक्विड हो सकता है। तो दोनों ध्यान रखने, ये आपका रो बॉडी अपॉन कितना, रो लिक्विड, मोस्टली वाटर के रूप में, पर मान लो बदल दिया तो आप इस रूप में इसको काम में ले सकते हैं। अब ये बेसिक आपका फॉर्मूला है, z इफेक्टिव इक्वल टू z × 1 - 1 अपॉन r। क्लियर। अब देखो इससे अपन यूज करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया t, वो हुआ देखो, एक तो है एयर में तो t बराबर
2 पाई रूट एल बाई जी जी मिलेगा। और टी मीडियम में इंटर करने के पश्चात टी डैश कर दूं इसको, वो है 2 पाई रूट एल अपॉन ये जी अब बन गया जी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर। इस पे से आपको काम करना आना चाहिए। अगर देखो इसको बदल दूं मैं यहाँ पर ही, तो ये 2 पाई रूट एल बाई जी को मैं कर सकता हूं यहाँ पे टी बन जाएगा। तो इसको अगर मैं यहां बदल दूं, ये तो आपने देख लिया, तो देखें ये बन गया आपका फॉर्मूला टी और नीचे शेष रह गया ओनली रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन आर। ये अब ऐसे इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप या तो आर निकालना सीखो या इसको पुट करना सीखो, बस इतना ही खेल है। दो तरह से क्वेश्चन दोनों अपन यहां ले रखे हैं, एक में तो आपको आर फाइंड करना, एक में दे रखा है, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दोलक का घनत्व द्रव्य के घनत्व का 8 गुना है, तो आप इससे स्मॉल आर अब चेक कर सकते हो। स्मॉल आर कितना था, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड, ये 8 टाइम्स देगा, सीधे हाँ, मिल जाएगी आपको। इसलिए सीधा आपको यहां लिखा है कि जो दोलक है उसकी डेंसिटी कितनी है, 8 गुना होगी। तो ये रो बॉडी कैसी है, रो ये आपका 8 इंटू रो एल अपॉन रो एल, ये से कैंसिल, तो हमारे पास स्मॉल आर कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपका प्रॉब्लम तुरंत हो जाएगा 1 अपॉन 8, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 8 कितना हो गया, 7/8। तो रूट ऑफ 8 अपॉन 7 टी। बिल्कुल। तो अब मेन लेसन क्या था, जैसे अब बच्चे जो है ना, मान लो इसको पहले कॉम्प्रेस कर लेते हैं, तो मेन आप बस अपना काम हुआ कि जी इफेक्टिव कैसे याद रखें, वो रखो 1 जी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर। इसको फिर कन्वर्ट करना सीख ले, वो काफी आपके काम आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, 4%। अब देखो इसी बेस पे मैं चाहूंगा कि सर आप इसमें क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन जैसे सर आप एक्सप्लेन करें इसको, कि इसको अपन इसी बेस पे कैसे करते हैं, या आपका कोई नई तरीका है तो उसको भी आप। नया तरीका तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने का है, जिसे हम थ्रस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेट करूं, वही आएगा। फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मेथड जी कैलकुलेट करने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं, वो थ्रस्ट लगा सकते हैं, थ्रस्ट से भी कैलकुलेट करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। और इस तरह की प्रॉब्लम में आपको बार बार थ्रस्ट में नहीं जाना, सीधे जी इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको यूज लेना है। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला जो सर ने बताया उसी फॉर्मूले को हम यूज कर ले। ये सीधे सीधे याद रखना, फॉर्मूला एक बार याद कर लिया, बार बार याद करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे जी 1 माइनस 1 अपॉन आर। आर इज रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी होगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको लेना है। तो उस कंडीशन में यहाँ से जो मिला मुझे, पूछा गया आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड जो मिला टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी मिला, उसको टी डैश इक्वल टू टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन आर। ये इन दोनों में रिलेशन आपको दे रखा है, टी डैश की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है, ट्वाइस ऑफ टी की इक्वल दे रखी है। तो जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे यहां से जो मिलेगा ट्वाइस ऑफ टी, आप क्या बोलेंगे, आर रूट 2 टी इज इक्वल्स टू टी अपॉन में आर रूट ऑफ, क्या बोलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन आर। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो मुझे जो मिला है वो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे टी 1 अपॉन में, क्या बोलेंगे आप, 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन आर। क्लियर। इसी को आप सोल्व कर दे तो सोल्व करते मुझे जो मिलेगा, तो यहां से आप कहेंगे हमें जो मिला है, बिल्कुल मैं इसे आप हेल्प कर दूं, 1 माइनस 1 अपॉन 4, दोनों साथ चलते नहीं है जगह का मैंने, ठीक है। तो यहां से आप कहेंगे 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, आप कहेंगे r माइनस 1 अपॉन में r, ऐसे कुछ आपको मिल गया। जैसे आप सोल्व करेंगे आप कहेंगे 2r माइनस 2 इज इक्वल्स टू r, दैट इज r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला, 2। अब देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी आपको 2 मिल गई है, और रिलेटिव डेंसिटी जो आपको मिलती है वो क्या मिलती है, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी सर ने बताया था फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आप कहेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल जो मिलेगा r टाइम्स ऑफ 1 मिल जाएगा, r की वैल्यू 2 है, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 2 मिला। तो सीधे फॉर्मूला भी हम यूज ले सकते हैं और थ्रस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। यस। तो अब ये वैसे सर आप जैसे अपन मोस्टली काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम काफी बच्चों की आती रहती है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अपना आप इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के लिए।
और इसमें क्या सारे जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह हैं, सब कुछ फ्लूइड वगैरह सब इसमें क्या मिक्स हो जाते हैं। एंटायर मैकेनिक्स आपको यहाँ पे अप्लाई करनी बिल्कुल, होती है apply और करनी। वहां से अच्छा ज्ञान बनता है और अच्छी प्रॉब्लम भी बनती है। यस, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ये क्वेश्चन बेसिक है, ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन एयर। बहुत प्यारी प्रॉब्लम सर। बस इसका ही इसमें खेल है। ये तो लैंग्वेज का वैक्यूम, खेल है इसमें। वैक्यूम में तो क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, अब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा और ऐसे बन गया ये डैम्पिंग ऑसिलेटर एक तरह से, डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल आ गया। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन आपका था कि एज द टाइम पासिस, समय गुजरता है तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात देखो सर, मैं इसमें ये जानता हूं हल्की सी कि हमने कहा कि जब एयर का इसमें रोल हो गया तो एनर्जी का लॉस होगा। रेजिस्टिव फोर्स आ गया ड्यू टू एयर। Yes. रेजिस्टिव फोर्स एनर्जी को कंटिन्यू लॉस करेगा Loss करेगा करेगा। करेगा। और एनर्जी का जो अपन कहते हैं टोटल, जो एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जी। तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कहते हैं किसी सिंपल पेंडुलम करते हुए ऑसिलेट के, वो है आपका हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन आपका है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, ये बात बनेगी जी। अब लगातार कह रहा है कि इसमें अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब इसमें लॉस हुई तो एनर्जी के लॉस होने से एनर्जी टोटल घटेगी भाई। बिल्कुल। अब एनर्जी घटने से क्या इफेक्ट होने वाला, वो अपने को इसमें सोचना पड़ेगा। वो अपने ऑप्शन के बेस पे आपको देखना पड़ेगा। तो कि कह रहा साहब कि टी और ए बोथ डिक्रीजेस, मास तो कांस्टेंट है, मास तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और डेफिनेट एनर्जी के लॉस होने पे इसमें ये आपका ए लॉस होगा, एक कम घटेगा, ये तो घटेगा घटेगा ए घटेगा। अब ए घटेगा और चूंकि अब ये होगा स्लो, भी पेंडुलम स्लो है, लास्ट में इसको स्टॉप होना है। अब स्टॉप होना है तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा है घट गया, टाइम पीरियड बढ़ गया इसका, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए तो आपका घट रहा है, टी इंक्रीज होगा और टी आपका इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल बी स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टी बढ़ता और ए घटता है। तो आंसर इसका हो चुका है थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी। जी बढ़े आगे क्वेश्चन 47 पे आते हैं। तो सर आप इसमें हेल्प करें देखें। हाँ, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। यस, आ जाओ। A simple pendulum of length L has the energy E and amplitude A. The energy of the simple pendulum. दो कंडीशन में आपसे पूछा गया, when the length double but same amplitude, when the amplitude is doubled but the same length are respectively. आप कहेंगे एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पे हम टोटल एनर्जी की बात कर लेते, कुछ नहीं बोला तो टोटल एनर्जी देख लीजिए और आपको दे रखा E इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, हाफ के ए स्क्वायर। के को चेंज कर दीजिएगा तो हमें मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे कुछ मिल गया। तो इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया, मास को चेंज नहीं किया, तो एनर्जी जो मुझे मिले इन फर्स्ट केस एनर्जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का फॉर्मूला आप देखेंगे तो ओमेगा जो आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, आप कहेंगे रूट जी बाई एल आपको मिलता है। बिल्कुल। तो यहां से हम कहेंगे रिलेशन जो मुझे मिला है डायरेक्टली टू 1/L मिला। L को मैंने डबल किया है तो ऑब्वियसली एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है तो यहां से इसको डबल करेंगे, एनर्जी आपको हाफ होगी। फर्स्ट केस का आंसर में क्या हो जाएगा कि एनर्जी विल बी हाफ, E/2 हो जाएगी। अब इसी का आप सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस में हम क्या बोलेंगे, आपने लेंथ को चेंज नहीं किया, एम्पलीट्यूड को चेंज किया, तो E जो मिलेगा, E का रिलेशन मिलेगा E डायरेक्टली टू A स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जैसे आप एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड को आपने डबल किया, इस कंडीशन में एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ अर्लियर वैल्यू। तो फर्स्ट केस में एनर्जी आपका हाफ हो गया और सेकंड में 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। तो ये अब अपन आ चुके हैं कहां पर, स्प्रिंग वाले में। और स्प्रिंग सिस्टम में ब्रीफ में हल्का सा बता दो बच्चों को ताकि उनको फॉर्मूला याद हो जाए। तो उसमें जैसे अपन बात करें तो स्प्रिंग पेंडुलम जो है, मान लो एक स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ में, इसका फोर्स कांस्टेंट K है और इसके साथ मैंने हॉरिजॉन्टल वे में कोई ब्लॉक मास M का हैंग करा और इसको हल्का सा आप थोड़ा सा X से कंप्रेस करें या इसको आप एक्सपेंड करके इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। और ये आप जानते हैं सिंपल एक आपका लीनियर एक्शन का एग्जांपल बन जाएगा जिसमें आपको F इक्वल टू माइनस KX के अकॉर्डिंग वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे K आपका होता है M ओमेगा स्क्वायर। इन सबको अपन लेते हुए इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो आपका है 2 पाई
रूट एम बाई भाई के ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला केवल भूल जाए तो टाइम, तो टाइम में एम ऊपर आएगा, कई बार क्या बच्चे गलती कर बैठते हाँ हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर भी तो रहता है ना। हाँ उस समय एम ऊपर के नीचे उसका लफड़ा पता चलता नहीं है। अब यहाँ तो फिक्स हो चुका, टाइम वाले में एम ऊपर है और के आपका नीचे आ जाएगा। अब टी जो है एम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, के पे कैसे डिपेंड कर रहा है, के आपको मालूम है स्प्रिंग के सॉफ्टनेस या हार्डनेस उस पे उससे रिलेटेड होता है। अगर हार्ड स्प्रिंग है उसका के ज्यादा होगा तो टी उसका कम हो जाएगा, सॉफ्ट होने उसका के का कम होगा तो उसका टी आपका बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। मास को आप इंक्रीज करेंगे उसका भी रोल आपको यहाँ देखने मिल रहा है। अब देखो ये जो चीज है स्प्रिंग पेंडुलम में ये जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, खास बात क्या है इसकी, जी पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे स्प्रिंग वर्टिकल अरेंजमेंट में हो चाहे हॉरिजॉन्टल, बोथ द केसेस में इसका टी आपका जी से कंप्लीटली फ्री है। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि अगर हमें कहीं कोई मान लो मून पे है या कहीं आपका स्पेस वगैरह में है, आपको टाइम वॉच करना हो तो वहां पे अपन स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड ही क्लॉक को यूज करेंगे। आजकल तो डिजिटल स्टार्ट हो गया जमाना, डिजिटल हो गया, वहां इस तो सारी यही घड़ी यूज होती है। बिल्कुल, तो इस तरह से अपन आगे बढ़े इसमें। बिल्कुल, तो कुछ बातें अपन इसकी देखें और मोस्टली इसमें जब क्वेश्चन आगे करेंगे इसकी काफी क्वेश्चन अपन लिए तो और बातें भी अपने को यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। तो अभी अपन करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट, कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो सिंपल है कि ए मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग तो मासलेस है, उससे आपने कैपिटल मास को हैंग कर रखा है। द स्प्रिंग इज पुल्ड ए लिटिल एंड देन इट रिलीज सो दैट द मास एग्जीक्यूट्स एक्शन ऑफ टाइम पीरियड टी। तो जो पहला केस है उसके अकॉर्डिंग तो इसका टी जो है वो बन गया 2 पाई रूट एम, मास कैपिटल एम दे रखा है अपॉन के, ये पहला इक्वेशन। अब आप कह रहे हैं इफ द मास इज इंक्रीज बाय स्मॉल एम, जो पहले था उसमें आपने स्मॉल एम ऐड कर दिया और बढ़ा दिया मास और बढ़ा दिया, ऐसे में इसका टाइम पीरियड नया बन गया कितना 5t/3। अब ये तो ऐड करा और ये आपका न्यू टाइम पीरियड आपको दे दिया गया, तो टी डेज इसको मैं लिखूं तो बन गया ये 5t/3 दैट इज 2 पाई, और ये हो गया आप देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई के, ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब आप क्वेश्चन पूछा क्या है, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, तो अपन यहाँ टी तो अपने काम का नहीं है, के भी हमारे काम का नहीं है, तो डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो। जैसे अपन डिवाइड करेंगे 2/1 करें तो 2/1 करते हैं हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये बन गया देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। इसको मैं यहीं लिखूं ऐसे, देखो ये हो गया आपका 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्क्वायरिंग कर दें जी, बिल्कुल स्क्वायरिंग करें तो आपका हो गया 25/9 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, जिसमें यदि इसको इधर ले आऊं माइनस कर दीजिएगा तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू हो गया 25/9 -1, एलसीएम इसका 9 हुआ तो 25 - 9 यानी 16/9, 16/9 आंसर भी हो चुका 16/9। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यस, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इससे भी अपन बढ़े आगे। ऐसा एक क्वेश्चन आपका ये है तो सर आप इसमें देखें, आइए ये देखिए प्यारी प्रॉब्लम है। स्प्रिंग के केसेस में कई बार कंफ्यूजन जो रहता है हैंगिंग मास एंड रिमोट मास, तो टाइम पीरियड में कभी भी रिमोट मास नहीं आएगा, ओनली हैंगिंग मास आएगा। जितना हैंग कर रखा वही आएगा, बट जब आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, जरब कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कैलकुलेट करना, तो रिमूविंग मास आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, बस इतना सा कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है 3 masses 700 ग्राम 500 ग्राम एंड 400 ग्राम आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ a spring is in the and the equilibrium when the 700 mass is removed। 700 को आपने रिमूव किया तो आपने कहा इसका काम तो मेरे पास रहा ही नहीं है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, हैंगिंग मास पे डिपेंड करेगा, जो हैंगिंग मास है उस पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, कुछ मैंने चेंज किया ही नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला अभी मिली थी हमें t = 2 पाई रूट ऑफ क्या बोलेंगे m/k बोलेंगे, k कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो t का जो डिपेंडेंसी मिलेगी ये रूट m पे मिलेगी, ऐसे कुछ मिल जाएगा। तो इनिशियली आपने कहा हैंगिंग मास जो रहेगा वो कितना रह जाएगा 500 + 400 900। तो हम कहेंगे यहाँ से जो t मिला, t इज डेसिमल्स टू यूनिट चेंज नहीं करते अभी एक बार सीधे सीधे पुट कर देते 900, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने क्या कर दिया कि 500 को भी रिमूव कर दिया। अब 500 को भी रिमूव कर दिया, ये सारा रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग जो मास है हैंगिंग मास जो आपने कहा 400 ग्राम है। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे t डैश डेसिमल्स टू हमें जो मिलेगा वो कितना मिल गया सर 400, इक्वेशन सेकंड। अब आपसे क्या देखा पूछा गया है
कि इसका टाइम पीरियड जो दे रखा है वो 3 सेकंड दे रखा है, तो 500 को भी हटा दिया जाए, उस समय टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से जो मिलेगा t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, हमें जो मिला है 400 अपॉन 900, तो 400 अपॉन 900 को आप देखेंगे तो क्या मिला है, आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इसका रूट ले लीजिएगा, रूट लेने पे मुझे मिला 2/3। इनिशियल टाइम क्या दे रखा टी का 3 सेकंड, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें जो मिला है आप टी डैश बाई 3 इज इक्वल्स टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका टाइम पीरियड जो मिलेगा 2 सेकंड मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसका मास कम हो रहा है तो टाइम पीरियड कम होगा, और यहां से आपको मिला है 2 सेकंड। बिल्कुल। तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया 49, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 50। तो जैसे कि सर ने बात बोली थी, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, सर ने बहुत काम की बात अभी कही आपको। देखो कि एक तो अपन करते हैं टाइम पीरियड 2πm/k, और एक इसका होता है एम्पलीट्यूड, वो है आपका f एक्स्ट्रा अपॉन k। सर ने भी कहा था कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, हैंगिंग मास पर। जिस समय आप उसको चेक करें उस समय कितना मास है उस पर डिपेंड करेगा। और यहां जो आप एम्पलीट्यूड फाइंड करते हो ना, वहां पे आपने कोई फोर्स ऐड करा है या आपने कोई उसमें से रिमूव करा है, रिमूव या ऐड किए गए जो एक्स्ट्रा फोर्स से ही हमेशा एम्पलीट्यूड कैलकुलेट होता है। जैसे एक क्वेश्चन शायद अपने यहां आगे है, उसको अपन पहले देख लें। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो आप। जी 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 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है कि two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of constant k when the masses are in equilibrium। पहले बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। अब आपसे बोला कि m1 is removed without any disturbance disturbing the system, the amplitude of vibration is। तो पहले आप देखो सर, यहाँ पे m1 m2 मास है, फोर्स यहाँ पे नीचे लग रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस किए हुए, इक्विलिब्रियम। आपने चेंज क्या किया, क्वेश्चन कर m1 को आपने धीरे से हटा लिया, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे f एक्स्ट्रा एक्चुअली है क्या, एडेड वेट, या आपने इसमें से रिमूव वेट, जो भी आपने बल में परिवर्तन करा ना वो आपको यहाँ लिख देना चाहिए। तो परिवर्तन आपने क्या, m1 को हटाया तो m1g फोर्स आपने कम कर दिया ना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाना चाहिए, m1g अपॉन k आएगा। पर अब ये पूछे टाइम पीरियड सर, तो टाइम पीरियड तो कितना 2π, रिमेनिंग मास कौन सा है m2, तो t इक्वल 2π रूट m2 बाई k आ जाएगा, m2 बाई k आ जाएगा। तो अब वो चीज इसमें आपको इस तरह से काम में लेनी है। तो शानदार, देखो बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी अच्छी सी, तो मैंने बच्चों के बार उस क्वेश्चन मुझे ध्यान था कि अपने क्वेश्चन लिया था। फिजिक्स में टीचर का हर वर्ड्स मीनिंगफुल होता है। बिल्कुल, किस वर्ड से कौन सी प्रॉब्लम बनेगी, क्या पूछा जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो अपन वापस पहुंच जाते हैं क्वेश्चन 50 में जी। तो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, two bodies m and n of equal masses are suspended from two separate massless springs of force constant k1 and k2. If the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, तो आपको इसमें हिंट क्या दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल दे रखी है, मैक्सिमम फर्स्ट इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम सेकंड, ये दोनों आपको दे रखा है इक्वल। और उससे पहले आपको दे रखे हैं सेम मास दे रखे हैं, फोर कांस्टेंट्स के सेम अलग दे रखे हैं, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड m टू दैट ऑफ n इज, तो b मैक्सिमम सर होता है आपका a ओमेगा, और ये भी आपका a ओमेगा। इसको मान ले अपन a1, ये करते हैं अपन इसको a2, ये बन गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2। और आपको पूछा क्या है, m और n का एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो a1 बाई a2 बन जाएगा आपका ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। अब ओमेगा आप जानते हो, जैसे ओमेगा अपन करें तो वो आपका रूट ऑफ k बाई m या m बाई k, k बाई m। भाई टाइम वाले में देखो, टाइम वाले में m ऊपर आता है, तो फ्रीक्वेंसी वाले में इनवर्स हो जाएगा। ये बच्चे बोले तो इसको आप याद कर सकते हो, टाइम की फॉर्मूले से देखने हाँ, बच्चा देखिए। यस, तो अपने ओमेगा है वो रूट मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर, तो मास और k अलग अलग है, इसमें मास सेम है, मास सेम है,
तो के हो गया आपका रूट के प्रोपोर्शनल, K2 अपॉन K1, K2 रूट ऑफ K2 बाई K1। ये मिल गया आपको आंसर एक ही सेकंड में। हाँ, A1 by A2 is equal to root of K2 by K1। तो सही आपका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। बड़े नेक्स्ट में जी, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में क्वेश्चन आपका है कि स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट K is loaded with a mass small m, the spring is cut into two equal parts and one of them is loaded again with the same mass, the new spring constant is। तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे होगा? तो इसके लिए मैं एक सर नई चीज, नहीं तो क्या हो सकती है, नहीं तो कुछ होता ही नहीं है, सब वही दुनिया बच्चों के लिए तो नया हो सकता है सर, बच्चों के लिए तो नया हो सकता है, हो सकता है। उस वजह से क्या होता है कि जैसे पर इसमें आपको मालूम है कि जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर मान लो कोई स्प्रिंग ऐसे, तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो हमें मालूम है कि अपनी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो मैंने इस स्प्रिंग को दो पार्ट्स में काट दिया, दो या मान लो अपने कितने भी इसके पार्ट कर दिए, ये मान लो इसका L1 लेंथ है, इसका L2 लेंथ है, इसका बन गया फोर्स कांस्टेंट K1, इसको मान ले अपन K2। अब एक्चुअली हमें क्या होता है, क्या है कि हमें जो इनिशियल स्प्रिंग उसका K आपको दिया होता है, हमें उसके लेंथ ना दे रखी हो तो भी उसको अपन L एज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब डायरेक्ट जब क्वेश्चन आपको करना हो ना, तो सीधे आपको क्या करना चाहिए, आपको K1 निकालना, तो K1 अपॉन K करवा, क्या आपको मालूम है, और लेंथ पे इस प्रकार डिपेंडेंसी थी तो K1 तो कितना आपका L1 और ये आपका L मालूम है। अब L1 ज्ञात करना सीखो बस, वो रेशियो दे रखा होता है, उससे कुछ भी जो आपको एक हिंट दे रखा होता है उसको इसको निकाल लो, पुट कर दो, तुरंत आपका एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको K2 निकालना होता तो K2 बाई K कर दो और ये हो गया आपका L अपॉन L। बस ये तरीका आपका काम में आना चाहिए। अब तुरंत क्वेश्चन को, जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको आप टारगेट कर सकते हो। जो क्वेश्चन क्या करा है कि दो इक्वल पार्ट में काट दिया, तो सर जैसे मान लो इसका K और इसके लेंथ L थी हमारे पास, तो दो इक्वल पार्ट करेंगे तो इसको तो K1 मान लिया अपन ने, इसको K2 मान लिया, L1 कितनी हुई, हाफ होगी, L/2, ये भी हाफ, तो बस आप कुछ नहीं करना, L/2 तो ऐसा ओके हो जाएगा। डबल हो गया। यहाँ से आप देखेंगे जस्ट हाफ किया तो K जस्ट डबल हो डबल गया, हो गया। और आंसर आई थिंक थर्ड ऑप्शन। थर्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन। अब जैसे मान लो कि मैंने इसको आपको बोला कि L1 और L2 को आपने 2:3 में काट दिया, अब इसमें भी आपको क्या निकालना है नीचे, L1। तो अगर मैं इसमें L1 फाइंड कर लूं तो L1 कितना दो सर, 2/5 इंटू L आ गया ना जी। अब डायरेक्ट बस इसी को पुट करना सीखो यहाँ पर, जैसे L1 आपने पुट किया तुरंत आपके मल्टीप्लाई के रूप में आपका K1 आ जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट में, बस ये दिमाग में रखो इतनी सी पिक्चर, और फिर आप लेंथ को डिवाइड करके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया, और कोई बात इसमें? बिल्कुल हो गया। अच्छा, बढ़े आगे जी। ओके, तो सर अब इसमें आप देखें इसमें क्या होना चाहिए, वही कटिंग वाली प्रॉब्लम है, कटिंग वाली प्रॉब्लम है। यस, एक में लेंथ दुगुनी है तो 1:2 में कट कर दिया आपने, 1:2 में कट किया तो आप वैल्यू पुट कर दिया, आपको तो आंसर जैसे अपन मान लो उसी पे टारगेट करें, आपको पूछा क्या है, तब लंबे हिस्से का मतलब सेकंड का, सेकंड का बड़ी वाली केस में एक हिस्सा दूसरे से, जो भी अपने उसमें क्या मतलब है, हाँ, एक मतलब मान लेते हैं कोई सा भी, जैसे मान लो एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा आपका ये बड़ा वाला है, तो इसका मान लो K1 है, इसको मैं मान लेता हूँ K2 है। अब इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी कितनी है, 2L 2L हो जाएगी, ये तो करेंगे, हाँ, टोटल लेंथ 3L हो जाएगी, टोटल 3 मान लेते हैं, हाँ, हो बस गया। हो गया। बस इसमें तो अपन क्या लिखें इसको, K2 upon K इक्वल टू total length, टोटल लेंथ, तो 3L इसको L टोटल दो बार, और ये इसकी मान लो L2 वैल्यू पुट कर दें आप। भाई अब देखो कितना आसान है, आप 3L कैसे भी इसको घुमा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कोई नई बात नहीं हुई, तो सर ने बोला तुरंत कि 12 प्लस L 3 कर दो, बहुत आसान काम हो गया ना। तो L हमारी टोटल कितनी होगी, 3L, और ये L2 कितनी बने, 12 के बराबर, 12 हो गया प्रश्न आपका कितना, 3/2 K, तो K2 = 3/2 K, आपका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है जी, तो अब आ गया अपन क्वेश्चन 53 पर, ये भी उसी टाइप क्या ही प्रॉब्लम है, वो भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो यहां पर भी उसी तरह से अपन करें, देखो जैसे मान लो अपन देखें कि इफ ए स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड t एंड इट कट इनटू इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट, तो मान लो हमारे पास ये कोई एक स्प्रिंग थी और इसका अपन ने n पार्ट्स में इसको अपन ने काट दिया, तो एक जो टुकड़ा हमारे पास आया, इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ कितनी, L/n होगी। बस क्वेश्चन हो गया आपका कि k डैश, ये मान लो k डैश अपॉन k कर दिया मान लो, तो ये आपका L/L डैश, तो हमारे पास L तो कितनी, L/L/n, तो n तो फसल आ गया ना, n टाइम्स इंक्रीज, n टाइम्स हो गया। और वैसे आपसे पूछा टाइम पीरियड, तो कोई इश्यू नहीं है भाई, टाइम पीरियड तो सर आप
देखें तो 2 पाई रूट एल बाई जी में आ गया उसमें आपका m by के, और के हमारे पास के डेस कर दो इसको, तो के डेस बताओ कितना है, n टाइम्स के हो गया, n तो times टाइम k। आपने कहा रूट n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, देखो तो टी डेस हमारे पास आया, देखो 2 पाई रूट एम बाई k डैश के डेस, तो वो है आपका एन के। या अब इसको अपन सेपरेट कर दें, 2 पाई रूट एम बाई के, और इसका 1 अपॉन रूट एन को मैं अलग कर दूं, जी, ये t की वैल्यू आ गई, टी हो गया, तो टी अपॉन रूट n एन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसे वर्क पावर के आधार पे थोड़े से वहां से अपन ने थोड़े से लिए थे क्वेश्चन, हाँ हाँ पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, इसलिए इसको लिया था अपने। तो सर इसको देखें आप, ये 2-3 क्वेश्चन लगातार ही हैं, आप इनमें करें हेल्प बच्चों की। जी जी देखिएगा, इफ अ स्प्रिंग एक्सटेंड बाय x on a loading, then energy stored by spring is, if t is the tension in the spring and k is the spring constant। आप कहेंगे यहां से स्प्रिंग को एक्सटेंड किया x से, तो टेंशन आपको क्या मिल गया, t मिल गया, तो टेंशन t की वैल्यू जो मिलेगी ये स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगी, यस k x हो जाएगा, तो x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर दूं तो मुझे मिलेगा t अपॉन k मिल गया। अब एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्प्रिंग की जो स्टोर्ड एनर्जी मिलेगी U इज इक्वल्स टू आप कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, और x की वैल्यू पुट करते ही हमें जो मिलेगा t बाई के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सोल्व किया, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिला मुझे t स्क्वायर अपॉन 2k। आई थिंक इसका जो आंसर है सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल t स्क्वायर अपॉन 2k। यस। तो बड़े आगे बिल्कुल बिल्कुल आ जाएं, तो सर आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए 55। या ये भी अगेन वैसी प्रॉब्लम दे रखी है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग K1 एंड K2 बोथ आर स्ट्रेस्ड टिल देयर इलास्टिक एनर्जीज आर इक्वल। एनर्जीज इक्वल दे रखी है, इफ द स्ट्रेसिंग फोर्स आर F1 एंड F2 देन F1 रेशियो F2। F1 और F2 का रेशियो पूछा है, एनर्जी आपको सेम दे रखी है, तो एनर्जी जो मिलेगा U आपको सेम दे रखा है। एनर्जी का फॉर्मूला x की टर्म में भी राइट कर सकते हो, फोर्स की टर्म में भी राइट कर सकते हो। तो आपने कहा हम एनर्जी का फॉर्मूला अगर x की टर्म में मैं राइट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी को अगर मैं फोर्स की टर्म में यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k, क्योंकि x की वैल्यू f अपॉन k पुट करेंगे, दिस वन आपको मिल जाएगा। तो एनर्जी आपको क्या दे रही है, इक्वल दे रखी है, दैट इज एफ स्क्वायर अपॉन 2k। क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। यहां से जो मुझे रिलेशन मिलेगा फोर्स का, तो F इज इक्वल्स टू आर रूट k मिल जाएगा। बिल्कुल। और रेशियो जो हमें पूछा है F1 रेशियो F2, तो आपको क्या मिलेगा, आर रूट ऑफ K1 रेशियो K2। तो F1 अपॉन F2 का रेशियो जो मिलेगा, आर रूट ऑफ K1 रेशियो K2 आपको मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। आ जाइए सर, इसको भी देखें। हाँ ये भी अगेन प्यारी प्रॉब्लम है। अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम कनेक्टेड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K execute simple harmonic motion with a frequency of 5/pi hertz. The value of spring constant is। आप कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगी, आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, हमें जो मिला 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाई m। जस्ट इनवर्स हो जाएगा किसका, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे पता था, फ्रीक्वेंसी का याद करने की जरूरत नहीं, उसका जस्ट इनवर्स कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ, मास की वैल्यू गिवन है, k आपको कैलकुलेट करना, तो k तो मुझे कैलकुलेट करना, और मास आपको क्या देगा 20 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भेजेंगे इसका 10 हो जाएगा। तो ये जो मुझे मिला है, आप कहेंगे 10 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k अपॉन 20 इंटू 10⁻³ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड 100 इज इक्वल्स टू k अपॉन में 20 इंटू 10⁻³ तो k की वैल्यू जो आपको मिलेगी, हमें जो मिल जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर। 2 न्यूटन पर मीटर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज थर्ड ऑप्शन।
जी सर। बढ़े आगे। जी, ये अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लिया पहले, ये तो हो ही गया अपना। Yes. कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। हाँ, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। A man weighing 60 kilogram stand on a horizontal platform of spring balance. The platform start execute simple harmonic motion, amplitude 0.1 meter and frequency 2/pi hertz. Which of the following statement is correct? अब देखिएगा, सिंपली हम किसी वेइंग मशीन पे खड़े हैं, जब हम खड़े होंगे उस समय उसकी रीडिंग कांस्टेंट नहीं मिलेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। कुछ समय बाद आपको रीडिंग जो मिलती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हम कहेंगे ये ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और स्यूडो फोर्स का जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो हमें मिलता है a max is equals to ओमेगा स्क्वायर a मिल जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल सकता है, पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि एक्सट्रीम पोजीशन आपने कहा अपवर्ड वाली है या डाउनवर्ड वाली। तो यहाँ से a मैक्सिमम में कैलकुलेट करते हो, तो a मैक्सिमम कैलकुलेट करते जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो a मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा मिल जाएगा, a आपको दे रखा है। तो a मैक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, और ओमेगा की वैल्यू जो आपको पुट करेंगे तो 2 पाई f, f की वैल्यू आई थिंक आपको दे रखा 2/पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1 आपको दे रखा है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक एडिशनल एक्सीलरेशन मिलेगा ड्यू टू स्यूडो फोर्स। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, वेट जो मिलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मिलेगा। और उस कंडीशन में थोड़ा सा पेज अपन खाली कर दे तो बच्चों को अच्छे से समझा देंगे। आप कहेंगे वेट जो आपको मिलेगा नॉर्मल डिक्शन के इक्वल, या फिर आप W ले लीजिए इसको, तो वेट इज इक्वल्स टू आप कहेंगे mg प्लस माइनस a आपको मिल जाएगा। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिएगा, तो W डैश इज इक्वल्स टू mg प्लस a कर दीजिएगा, एंड W डबल डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस a कर दीजिएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने पे मुझे आई थिंक क्या मिला है, m की वैल्यू 60 केजी दे रखा है, वो वेट दे रखा है। तो अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 60 इक्वल मिल जाएगा, 60 केजी को 6 केजी मिल जाएगा आपको। अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से जो मिलेगा 6 मल्टीप्लाई आपेंगे 10 प्लस 1.6, और ये वैल्यू जो आपको मिली अप्रोक्स इक्वल्स टू 70 किलोग्राम वेट मिल गई। दूसरी वैल्यू आप यहां से देखेंगे माइनस वाले में W डैश का, डबल डैश का, तो हम कहेंगे 6g माइनस 1.6। तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आप कहेंगे अप्रॉक्स 50 किलोग्राम वेट आपको मिल जाएगी। तो इसकी रीडिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी अप टू 50 और इंक्रीज होगी अप टू 70। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द स्प्रिंग बैलेंस रीड द वेट ऑफ मैन 60 केजी। ऐसा नहीं होगा, द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फ्लक्चुएट बिटवीन 60 एंड 70। आप ऐसा हो सकता है द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फ्लक्चुएट बिटवीन 50 एंड 60, ऐसा भी हो सकता है द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फ्लक्चुएट बिटवीन 50 टू 70 इज करेक्ट आंसर। ये आपने कहा दोनों साथ में दे रखा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ में दे रखा है। तो रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी 50 टू 70 के बीच में, ऐसे कुछ आपको मिल जाना चाहिए इसका आंसर। सर नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल 50 टू 70 इसका वेट है वो वेरी करेगा। ये भी एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है कि किस तरह से इसमें वेट आपका टाइम के साथ इसकी पोजीशन के साथ वेरी करेगा। तो स्यूडो फोर्स का इसमें रोल आपका रहेगा। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ तो आप देखें तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया स्प्रिंग्स का, और कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है सर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आपका फोर्स कांस्टेंट अपन निकालेंगे तो कितना होगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो ऐसे में तो कोई बड़ी इसमें समस्या लगी नहीं है। डायरेक्ट का सीधे फॉर्मूला बच्चे को m/k, तो K इफेक्टिव जो मिलेगा प्लस K2 मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट भी कैसे पैरेलल ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रहेगा और के इफेक्टिव पूछा आपसे। अब जैसे मान लो इसको मैं यहां कर दूं फिक्स, और यहां से इसको हल्का सा x से करता हूं एक्सपेंड, तो दोनों सेम x से एक्सपेंड होंगे जी। और ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर दोनों स्प्रिंग एक साथ एक ही तरह से मान लो यहां पे डिस्प्लेस होती हो, दोनों का आपका एक्सप्रेशन या कंप्रेशन कैसा सेम हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर भी कितना K1 प्लस K2 ही आपका बन जाएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी आपका कितना, जैसे सीरीज में आपका होता है K1 into K2 by K1 plus K2,
तो उससे भी आप इसको पुट करेंगे तो ये देखो हमारा t बराबर 2 पाई रूट m बाई के इक्वलेंट। अब ये जैसे आपका रेजिस्टेंस के एक तरह से जो था ना वो पैरेलल उसके इक्वलेंट होता है, तो यहाँ पर लिखिए 1 अपॉन के इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो गया सर, k1 इंटू k2, ये आपका हो गया k2 प्लस k1, और इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कितना k1 इंटू k2 बाई k2 प्लस k1 आ जाएगा। तो आपका पूछा हमें इसमें फ्रीक्वेंसी पूछिए, t का इन्वर्स कर दो। यस, t का इन्वर्स कर दो, तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट फ्रीक्वेंसी में k आपका ऊपर आएगा अपॉन m। अब k क्या था, k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2, इसको रिप्लेस कर दो, हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो 62 में देखो क्वेश्चन आपको वो भी क्या है, स्प्रिंग ये भी कॉम्बिनेशन, इसको यहाँ पर x से करते हो दाईं तरफ विस्थापित करोगे तो इस वाला स्प्रिंग फोर्स कैसा है, इस तरफ, और ये हो चुकी है एक्सपेंड, इसका भी स्प्रिंग फोर्स इस तरफ। तो दोनों स्प्रिंग देखो, दोनों स्प्रिंग सेम एक्स से हो रही है एक्सपेंड या मान लो कंप्रेस हो रही है, पर दोनों के जो स्प्रिंग फोर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, ये भी आपका कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा। जी। और ऐसे में अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, तो यहाँ पर भी k इक्विवेलेंट कितना होगा, k1 प्लस k2, और ये हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है 8 + 2 10 तो 10, ये आपके हो गए 10, तो 10 न्यूटन पर मीटर, इसका आपका फर्स्ट कांस्टेंट इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि पिंड को, जैसे कह रहा था स्प्रिंग कांस्टेंट आर दिस if the body is displaced along the direction of length of the springs and released, the time period, आपको टाइम पीरियड निकालना है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो t इक्वल टू होता है आपका 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, मास कितना है सर, 0.4 kg, 0.4 अपॉन k कितना हो गया 10, इसको उड़ा दें अपन जी 100, तो 4 अपॉन 100 2 बाई 10, 2 बाई, तो 2 पाई इंटू हो गया 2 बाई 10, तो इसको देखो ये हो गया आपका 2 बाई 10 0.4 पाई, ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी। ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भी कोई इश्यू नहीं था। और स्प्रिंग कैसे, दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है, रखिए इसका भी इधर रखा है, यहाँ भी इधर रखा है। और आपको देखो पहले भी अपन ने सर अभी बात करी थी हम लोगों ने, यहाँ पे जी पे डिपेंड नहीं करता, हाँ स्प्रिंग पेंडुलम तो जी पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको किसी भी वे में आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखो, इसको वर्टिकल रखो, थीटा एंगल पे रखो, इसको लिक्विड में ले जाओ, मून सरफेस पे ले जाओ, सैटेलाइट में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसका वैल्यू जी पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड वैसे ही रहेगा। इसका भी k कितना आएगा, 2 के आएगा, तो 2 के होने पर इसका आपको पूछा टाइम पीरियड, तो फर्स्ट 2 m by 2 के, इसका भी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64 में, k इक्विवेलेंट पूछा है, कैलकुलेट पूछा है, तो ये आपके हो गए पैरेलल k1 and k2, तो ये हो गया 2 k1, ये हो गया सीरीज, तो इसका मतलब 1 अपॉन 2 k1 प्लस 1 अपॉन k2, ये हो गया आपका 1 अपॉन k इक्विवेलेंट जी। यहाँ पे जस्ट इन्वर्स कर दो, बस इन्वर्स के रूप में है, इस रूप पूछा अपन से, तो अगर मैं इसमें कहता हूँ कि k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको ऊपर लाएंगे अपन, तो इसको यहीं रखें ऐसे 1 अपॉन 2 k1 प्लस 1 अपॉन k2 इन्वर्स, और इस आपका जो आंसर इस रूप में चाह रहा है, इन्वर्स फॉर्म में दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, बिल्कुल। तो फर्स्ट 1 अपॉन 2 k1 प्लस 1 अपॉन k2 इन्वर्स, ध्यान रखें माइनस इन्वर्स कर रखा है, जी, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब आए अपन क्वेश्चन नंबर 65, या ये प्यारी प्रॉब्लम है। अब देखो जो क्वेश्चन अभी अपन पीछे काफी सारे थोड़ी सी जल्दी में अपन लेके आए हैं सर जी, तो इसके पीछे रीजन था, क्योंकि जैसे इसमें जितनी भी ये प्रॉब्लम आती है आपकी अपने पूरे फिजिक्स में, जैसे उनको याद करना हो तो KPCLRT, और भी चीजें हैं जिसको अपन यहाँ पे समाहित कर सकते हैं। अपने पूरे फिजिक्स में जो कॉम्बिनेशन है मोस्ट ऑफ ये 6 हैं, एक तो अपन कहते हैं इसको कपिल करोड़पति और लालू राबड़ी का पति, जी नेचुरली है तो, हाँ बिल्कुल, और उनका पुत्र भी है तेजस्वी, जो अभी कुछ दिनों पहले वाइस प्रेसिडेंट आपके लालू राबड़ी तेजस्वी हो गया ना, हाँ बिल्कुल, लालू राबड़ी के बेटे जी हैं तेजस्वी, बिल्कुल। अब देखो ये 3 जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सेम नेचर में होते हैं, और ये 3 आपके होते हैं सेम नेचर में, जिसमें सबसे इजी जो बच्चा अपने 6th क्लास से स्टार्ट करता है वो करता है रेजिस्टेंस को,
जी। और ये बच्चों को सबको याद रहता है। रेजिस्टेंस के हाँ, खूब सारे प्रॉब्लम बच्चे बनाते ये हैं बच्चे बनाते हैं और उनको क्या दिमाग में कूट कूट की चीज भरी होती है, जी। रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में होते हैं, कैसे उनका इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो हमको ये मालूम है कि सीरीज में आरएस कितना होता है, R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 ऐसे Rn तक हो जाएगा। और ये आपका जो पैरेलल होता है तो 1/r अपन करते हैं p = 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से बनेंगे। अब ये इसको याद रखो बस, ये बच्चे को याद है, याद है जी। ये अच्छे से, इसलिए मैंने इसको उठाया यही सही है। जी जी। अब रहा कौन सा, जो नीट का बच्चा है उसको सब चाहिए। एक आपका है टी हमारे सॉरी एल यहाँ पे है सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा, उसका भी इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा ये टी वाली बात अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब आते हैं पर पीछे यहाँ पर कि यहाँ पे है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, पी है यहाँ पे पावर ऑफ बल्ब और सी यहाँ पे है कैपेसिटेंस। अब इन तीनों का जो सीरीज है, इन तीनों का जो पैरेलल है वो सेम सेंस में है, इनका जस्ट उल्टा है, इनका इनवर्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। यानी अपन बात करते हैं कि सीरीज में आपको के निकालना हो तो कितना ये वाला रेजिस्टेंस का पैरेलल तो 1/k वाला अपन यूज कर लेंगे, और इनको पैरेलल निकालना हो तो आपका कितना सीरीज का हो जाएगा। ऐसे जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है उनको अपन निकालते हैं या कैपेसिटेंस का अपन निकालते हैं, वो सारा केस इसमें हो जाएगा। यानी मैं एक तो बच्चों के लिए नोट करता हूं, जैसे मान लो के की अपन बात कर रहे थे, तो अगर आपको के सीरीज निकालना है तो उल्टा इस रूप में है ना, तो 1/k ऐस इक्वल टू हो गया आपका 1/k1 प्लस 1/k2। यदि आपको निकालना है किसमें, पैरेलल में, तो ये kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k1 प्लस k2 बन गया, कोई इशू नहीं। अब देखो जो t आता है, आपने कई क्वेश्चन से पढ़े हैं जो अपन बात करते हैं उसमें थर्मल इफेक्ट ऑफ जो करंट वाला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे देखते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, केटल को भी एक बार सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो भी जैसे ये यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम जैसे आपको कहे कि जैसे मान लो हमारे पास दो हीटर हैं, उसकी दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल फर्स्ट है, एक कॉइल है आपकी सेकंड। इस कॉइल से अपने किसी वाटर का अमाउंट था उसको अपने बॉईल करा, मान लो उसमें टाइम लगा उसको t1 = 3 मिनट, और इसको अपने यूज किया सेपरेट और मान लो टाइम लगा कितना 6 मिनट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी जी। यानी फर्स्ट हीटर को आप यूज कर रहे हो, सेम मास के अमाउंट को, मान लो पानी को आपने बॉईल करना है, टाइम वहां कंज्यूम हो रहा है आपका 3 मिनट और इसमें कितना हो रहा है आपका 6 मिनट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उन दोनों को जोड़ें सीरीज में या पैरेलल में, हाँ, उस कंडीशन में टाइम कितना तुरंत लगेगा, क्वेश्चन बच्चा कर लेगा इसे। चाहे कितने टाइम में बनेगी, पानी कितने टाइम में बॉईल होगा, बिल्कुल। तो वहां पे कंफ्यूजन होना नहीं है। सर ने जो कंसेप्ट बताया ना कि सिर्फ एक चीज याद करने से हम फिजिक्स के जितने भी वेरिएबल पैरामीटर है उनको हम कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन भी आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। यहाँ पे जो आपका एफर्ट है वो मिनिमाइज है और रिजल्ट जो मिलेगा वो अच्छा वाला मिल जाएगा, अच्छा वाला मिल जाएगा। सारे पैरामीटर आपको एक साथ मिल गए, एक साथ मिल गए। बहुत अच्छी ट्रिक्स है, इसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, तो सीरीज में पीएमटी में पूछा सर, टाइम वाला पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक केटल है, अलग अलग बॉईल करते इतना इतना सेकंड लगता है, दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसमें टाइम कितना लगेगा, ये प्रॉब्लम पूछी गई है। बिल्कुल, नीट की प्रॉब्लम पूछी गई है। तो अब ये बिल्कुल अब एक आधार बन गया बच्चे के लिए, उसको याद रखने में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो दोनों को आप जोड़ते हैं सीरीज में, तो टाइम कितना लगना है 9 मिनट, t1 + t2 हो जाएगा। हाँ, और दूसरा अगर आप इसे जोड़ते हैं पैरेलल तो 1/t तो कितना 2 सेकंड, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो जाएगा पैरेलल में। 6 × 3/6 + 3 9 18/9 2 मिनट लगने वाले हैं। 2 मिनट, यानी पैरेलल में टाइम कम कंज्यूम होगा, सीरीज में ज्यादा। वो सब खेल किस पे है, रेजिस्टेंस के बढ़ने का हो रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट बढ़ गई, आपने हीट घट गया, हीट घट गया, आपने ज्यादा टाइम, इसको बच्चे आराम से काम में ले सकते हैं। अब अपन आगे हैं क्वेश्चन 65 पर। तो ये क्वेश्चन आपका है, ए रिंग इज ऑसिलेटिंग अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस passes through its rim, determine its period of oscillation। तो इसमें एक तो बहुत ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने बिना किसी बदलाव के इसको इस रूप में आपके सामने दिया है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या, देखो रिंग की पोजीशन पता नहीं, पोजीशन जो एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है वो हमें मालूम नहीं है, उसका हल्का सा सिंबल दे रखा है, परंतु पर्टिकुलरली किस प्रकार से भी वो आपको दे रखा नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये एक रिंग है, इस रिंग को अपन सस्पेंड करते हैं इसकी रिम से, उसके दो वे हो सकते हैं, या तो इस फॉर्म में, या मैं इसको यू मान लो यहां से एक पॉइंट लेकर के इसके अबाउट इसको ऑसिलेट के लिए फ्री कर दूं। ये दो मेरे पास इसकी संभावनाएं बनती है, ये है या फिर ये है। अब जो भी हो हमें तो अब इसको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ गया तो हम दोनों चेक करेंगे, दोनों ऑप्शन आएंगे तो फिर अपन क्या करें, मान लो आप दोनों सोल्व कर लिया तो दोनों ऑप्शन आ गए, ऐसा संभव होगा नहीं, अगर होगा तो वहां पर फिर क्वेश्चन में आपको फिर लैंग्वेज आपको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसको अपन सर कैसे बोलेंगे, ये कैसे एक्सेस हो गई,
ये स्पर्शरेखा के स्पर्शरेखा टेंजेंशियल होगी इसकी, टेंजेंशियल और ये कैसे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगी, ये ऐसे दिखाएगा जी। अब इसके बाद इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप चेक करते हैं आराम से। मान लो इससे अपन चेक करते हैं तो tan पीरियड का जो फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई रूट आई अपॉन mgl, इससे आपका शॉर्ट से शॉर्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं बच्चे इनका? हाँ बिल्कुल। अब देखो इसमें आई मैन है समझना, आई क्या है, जिस एक्स के अबाउट आपने इसको फिक्स करना है इसके अबाउट इसका आई लेना है, और एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और जो इसका सेंटर मास है उसके बीच की डिस्टेंस। तो जैसे इसको अपन सॉल्व करें सर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 पाई और रूट ऑफ आई की वैल्यू 2 आर स्क्वायर, आई कितना देखो इसके अबाउट निकला, तो ये आपका है आपके एक्सिस से सेंटर मास से पास नहीं हो रही है, तो ये दिस प्लस दिस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2 mr स्क्वायर हो गया जी। तो ये होगा देखो अपना 2mr स्क्वायर अपॉन m, तो मान लो m ही है, g तो अपन जानते ही हैं, और l कितनी होगी r के इक्वल हो जाएगा, r हो गया, कैंसिल आउट कर दिया तो हमें मिला है 2 पाई m r अपॉन g, तो 2 पाई 2r अपॉन g हो गया आपको, ये आंसर मिल जाएगा आपको। तो आंसर हो गया आपका सेकंड हो गया। अब ये जो फॉर्मूला, इसमें एक और फॉर्मूला भी अपन यूज करते हैं, एल इफेक्ट निकाल के तो लेंथी पड़ता है, इससे शॉर्ट रहेगा बच्चों के लिए इजी, क्योंकि बच्चा आई को इजीली कैलकुलेट कर सकता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के चक्कर में फंसेगा तो हो सकता है वहां पे मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने उसको लेंथी होगा तो मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सिंपल ध्यान रखना कि आई यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस बिंदु, हाँ IS पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्मॉल l यहाँ पे है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर मास के बीच की डिस्टेंस। और अगर आप इसका यूज करोगे तो यहाँ तो दिस प्लस दिस, अभी कितना है m/2 प्लस m स्क्वायर 3/2 m स्क्वायर, तो इसको भी आप लिख देना, तो 3/2 m स्क्वायर अपॉन बाकी तो सेम ही है mgl, तो उस वाले में आपका आता 2 पाई रूट 3r/2g आता, और वो ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन नहीं रखा है, इसलिए हमने इसको इसमें बदला लिया था। हाँ ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज इनकम्प्लीट सी है, इनकम्प्लीट। कई बार नीट में होता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज वो आपको कम दे, वहां पे अपने आपको माइंड से सोचना होगा कि क्या करना है मुझे। अब इसको अपन क्लेम भी नहीं कर सकते, हाँ क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसी बोर्ड में इस क्वेश्चन को जी देना से समझा। तो बढ़ेंगे सर आगे? जी बिल्कुल। ओके, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 66 में, तो ये भी अब स्फीयर है तो उसको भी अपन वैसे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है स्फीयर इज मेड टू ऑसिलेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल एक्सिस, तो हम देखो इसको बनाएं, तो ये आपका हो गया स्फीयर, और कुछ लिखा नहीं है तो आपको इसको मानना कैसा, लिखा भी है सॉलिड, नहीं लिखा, लिखा भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं बोला तो सॉलिड होगा, या लो, और इसको अपन ने इसके टेंजेंशियली, अभी तो सारी टेंजेंशियल है इसकी, तो कहीं भी देखो टेंजेंशियल मिलेगा, और इसके बाद आपको आई देखना है, तो ये आपका t हो गया 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन mgl, तो सर इसको कर दो आप। बिल्कुल, आई की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट हमें पहले से पता है, कितनी मिलती है ये, बोलो बोलो, हाँ ऐसे कुछ मिलेगी ना आपको आई वैल्यू, क्या बोलेंगे 7/5 7/5 m r स्क्वायर अपॉन में mgl, l किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा, r से r कैंसिल और m से m कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, t = 2 पाई 7r/5g, 7r/5g, फर्स्ट ऑप्शन जी। तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी बच्चे कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो बच्चा आपके का विद इन 30 सेकंड में आंसर आता है। यस यस, और ऐसा क्वेश्चन ये होगा देखो, बस इसमें हल्का सा एक डिफरेंस ये है, a disk is made to oscillate about a horizontal axis passing through midpoint of its radius, यानी इसमें देखो ये मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को चेंज कर दिया। हाँ जी, अब यहाँ तो सॉलिड है, पर हमने इसको कहां से सस्पेंड कर रखा है, इसके रेडियस के मिड पॉइंट से, यहां से इसको अपन ने कर रखा है सस्पेंड जी। अब इसके अबाउट आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसकी l जो स्मॉल l है वो कितनी होगी, r/2 हो जाएगी। बाकी अब इसके अबाउट भी आपको आई देखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ने पहले से कैलकुलेट किया है, तो ये आपको हो गया m/2 प्लस, इसका मैं पहले निकाल दूं is = m/2 प्लस m, और ये डिस्टेंस कितनी r/2, तो इसका हो गया r²/4। अब ये पाव प्लस आधा मतलब 3 पाव, यानी 3/4 mr²। क्लियर? अब सर इसका आंसर निकाल दो आप। तो आंसर तो मिल ही जाएगा सर, देखिएगा फॉर्मूला बता रखा बच्चों को, 2 पाई रूट ऑफ is अपॉन mgl, is की वैल्यू मुझे मिली थी 3/4 mr² अपॉन में mgl, l की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है r/2,
आर से आर कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, अब कहेंगे यहाँ से मिल जाएगा 3/2, तो यहाँ से मिलेगा 2 पाई आर रूट ऑफ, ये जो मिला 3r/2g, 3r/2g, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ नहीं 3r/2g, हाँ, थर्ड ऑप्शन 3r/2g, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो दो सारा सीक्वेंस उस तरह से ही है। तो बस मेन काम है कि एल इफेक्टिव को चेक करना और उसका आई फाइंड करना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस का गेम है। बिल्कुल। तो आगे हम क्वेश्चन 68 पे, वो भी ऐसा क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हमसे क्या पूछा है, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये आपको दे दिया रोड का लेंथ 1 मीटर इज सस्पेंडेड थ्रू एन एंड, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको अपन ने किसी एक एंड से सस्पेंड कर रखा है, यहां से करा सस्पेंड इसको, और ऐसे में ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इसकी एल जो हमारे पास L/2, और अपन जानते हैं इसके अबाउट आई तो कितना होता है mL/3, बस। और वैल्यू पुट करते हैं, आई थिंक जो आंसर मिलेगा आपको t = 2 पाई रूट ऑफ आई की वैल्यू mL/3 अपॉन mg L/2, L से L कैंसिल आउट, M से M कैंसिल आउट, हमें जो मिला t = 2 पाई रूट ऑफ 2L/3g। अब L की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, G की वैल्यू आपने कहा 30 हो जाएगी, √2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अब पेंगे 2 पाई अपॉन में √15 सेकंड, ये आंसर आपको मिलना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन आपका 69। तो 69 में देखें क्वेश्चन वापिस उस तरह से क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is T1 and time period of uniform rod of same length L pivoted about one end and oscillating in a vertical plane is T2। अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल दोनों फॉर्मूले को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि जैसे आपने सेकंड जो आपने ज्ञात किया था T2, वो आपने ज्ञात किया था 2 पाई रूट ऑफ 2L, पूरा था क्या, हाँ 2L/3g, जिसमें से इसको मैं यही कर दूं सेपरेट 2 पाई रूट ऑफ L/g इनटू देखो साहब 2/3 जी, ये वैल्यू T1 की इक्वल आ गई। हाँ, तो T2 = T1 इंटू √2/3, तो इससे हमारे पास ये बना T2, इसको मैं T1 में यहां लेता हूं, हाँ, इक्वल टू √2/3। इसका इनवर्स पूछा हमें, हाँ T1/T2 पूछा ना, तो इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर देंगे, तो इसका ऑप्शन जो मिलेगा वो थर्ड मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल पेंडुलम का और कंपाउंड का, दोनों का हो जाएगा। तो इस तरह से अपन पहुंच चुके हैं इसके लास्ट प्रॉब्लम पे। तो लास्ट क्वेश्चन भी वैसे एक अच्छी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो हमने क्वेश्चन ले रखा है कि ए यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज बीन सेट अप वर्टिकली विद ओपन एंड्स रेस्टिंग अप, यानी आपके पास कोई यूट्यूब है, इस तरह की यूट्यूब है सर हमारे पास एक, और इस यूट्यूब में इसके जो ओपन एंड है वो कैसे अपवर्ड मोशन में है, उसके ऊपर आपने सेट कर रखा है। नाउ कैपिटल M ग्राम लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज पावर्ड इनटू इट, यानी पहली बात तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना है, कैपिटल A, और इसमें हमने फिर क्या कोई लिक्विड है वो ऐड कर दिया, ये लो मान लो अपन यहाँ इसमें लिक्विड है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो यूट्यूब होती है इसका ये वाला पोर्शन बहुत ही कम अपन लेते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। अब अभी ये मान लो इसकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे इसके एक पोर्शन को अपन हल्का सा यहाँ से पुश करेंगे, पुश कर छोड़ेंगे, तो छोड़ते जो एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे ऊपर लिफ्ट करेगा उसमें, और इसको रिमूव करेंगे तो सूडो फोर्स, सॉरी जो आपका यहाँ पे आपका रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जिसमें मान लो इसकी एक साइड में इसकी हाइट मान लो स्मॉल h है, और टोटल इसकी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की उसको मैं यहाँ पे L मान लो, तो L वैसे कितनी हो गई 2h। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका बेसिक फॉर्मूला जैसे अपन पहले डिस्कस कर रहे थे हम, हाँ चलो इसका अपन चेंज कर लेते हैं, रेड चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो T हमारे पास कितना है सर, T का सीधा फॉर्मूला यूज कर दीजिए सर, 2 पाई रूट h/g।
और h हमारे पास कितनी आ जाए इससे? L/2। बिल्कुल सर, लिखें इसको आप। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से जो मिलेगा t = 2 पाई r रूट ऑफ L अपॉन 2g, बट L के फॉर्म में आंसर नहीं, तो L को हम चेंज कर देंगे। फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है, तो यहाँ से चेंज करेंगे तो हमें जो मिलेगा, आप कहेंगे डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या मिलेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ का जो फॉर्मूला मिला वो मिलेगा m अपॉन रो ए। जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ और वैल्यू पुट करते ही आंसर जो हमें मिलता है 2 पाई r रूट ऑफ, क्या बोलेंगे, L की जगह m अपॉन रो ए। तो आप m अपॉन रो a इंटू 2g, ये 2g आपको मिल गया। Yes. अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो फोर्थ आपके पास वाला ही सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 पाई रूट m अपॉन जी 2 रो जी ए। तो इस तरह से अपन लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और ये आपका बहुत शानदार एक क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन के साथ अपन इस 17 गुरुनीति के फिजिक्स वाले एपिसोड को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय श्री हरि।